साथियों, मैं रूपमुक्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम सिटीज पर। और आज है 22 मई, तो शुरू करते हैं 22 मई के करंट अफेयर। बेहतरीन करंट अफेयर, बेहतरीन जानकारी के साथ, बेहतरीन नॉलेज के साथ। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। स्वामी विवेकानंद का ये मोटिवेशनल कोट है और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि किसी दिन जब आपसे, ठीक है, जब किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है कहने का, संघर्ष अगर आप करेंगे तो वहाँ आपको समस्याएं आएंगी। ठीक है, अगर आपको समस्या नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप जो है आलस में पड़ गए हैं और आपने जो मार्ग चुना हुआ है वो बिल्कुल ही आपको डाइवर्स कर रहा है, कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहा है और आप अपने जो है मंजिल की तरफ नहीं, एक अलग ही राह में जो है जाने लगे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जो हैं युवाओं के काफ़ी प्रेरणा स्रोत रहे हैं शुरू से ही, और इन्होंने बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण जो है मोटिवेशनल कोट भी लिखे हैं और युवाओं को जागरूक करने के लिए बहुत जो है ऐसी कविताएं, ऐसे जो है लाइनें और ऐसे जो हैं फुटकल रचनाएं भी लिखी हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के हम पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है 22 मई 2021 करंट अफेयर। पहला प्रश्न देखिए, ब्लैक फंगस और कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है। तो ये पहला प्रश्न आपका है, ब्लैक फंगस के बाद अब कौन सी नई बीमारी आई है। ठीक है, तो ये येलो फंगस है, वाइट फंगस है, रेड फंगस है या ब्लू फंगस है। देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और आप PDF के लिए लॉगिन कर सकते हैं www.examcity.in। मेरा नाम रूपम गुप्ता प्रेरक और मैं आपको यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो आपका हो जाता है वाइट फंगस। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाता है वाइट फंगस। ये वाइट फंगस जो है अब ब्लैक फंगस के बाद जो है काफ़ी लोगों को जो है परेशान करने लगा है। और ये किन लोगों के लिए होता है, इसके लक्षण क्या हैं वो आप देख लीजिए, जान लीजिए और किस तरीके से आप इससे सतर्क रह सकते हैं। दैनिक भास्कर का ये जो है आर्टिकल है, इन लोगों को वाइट फंगस होने का अधिक खतरा इन लोगों के लिए है। ऑक्सीजन सपोर्ट ले रहे कोरोना मरीज के लिए, ICU में लंबे समय तक रहे जो मरीज़ है, यानी कि कुल मिला के आप ये कह सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी जो है कमज़ोर है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग, किडनी फेल हुई या हीमोडायलिसिस पर हैं या कैंसर और डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, हाल ही में जो है अधिक एंटीबायोटिक्स लेते हैं, यानी कि जो ज़्यादा दवाओं का सेवन करते हैं, हर चीज़ में छोटी छोटी सी बीमारियों में भी जो है दवाइयों का, गोलियों का जो सेवन करते हैं, उनके लिए भी ये दिक्कत हो सकती है। तो मेरे साथियों, अगर आपको ज़रा छोटा मोटा सर्दी जुकाम बुखार आए तो एंटीबायोटिक दवाई नहीं लेनी चाहिए। ये क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती हैं। ठीक है, आयुर्वेद का यूज़ करिए, आयुर्वेदिक चीज़ों का, नेचुरल चीज़ों का ज़्यादातर यूज़ करिए इन सब चीज़ों के लिए। हाल में सर्जरी या ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिसका हुआ है उन्हें भी ये वाइट फंगस होने का क्या है, खतरा है। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो है बीमारी है और ये फंगस यानी कि कवक जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर है और प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया है कि प्रसार भारती के CEO कौन हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन 22 मई में क्यों आया है। तो देखिए, मैं बता दूं आपको, मैंने एक आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कल 21 मई को कि जो है भारत सरकार क्या कर रही है, BBC की तर्ज पर, BBC जो एक इंटरनेशनल चैनल है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो है कॉरपोरेशंस, ठीक है, तो उसी की तर्ज पर एक हमारा जो DD यानी कि दूरदर्शन जो है उसको DD इंटरनेशनल, ठीक है, बनाने की जो है कवायद शुरू हो रही है, DD इंटरनेशनल न्यूज़। ठीक है, ये DD इंटरनेशनल न्यूज़ जो है बनने जा रहा है और ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है प्रसार भारती के। तो प्रसार भारती के जो CEO हैं वो आपके कौन हैं, A शशि शेखर वेम्पति, B Seketu मेहता,
सी गगनदीप कांग और डी चंद्रकांत लहरिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाता है ए, यानी कि शशि शेखर वेम्पति इसके जो हैं सीईओ हैं प्रसार भारती के। और इसके टाइप की बात करें तो इसके दो जो है चिल्ड्रन कह सकते हो आप, या दो इसकी जो है ब्रांचेस कह सकते हो जो है निकलती हैं प्रसार भारती की। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो हैं ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR, और दूसरा आपका आ जाता है DD यानी कि दूरदर्शन। ठीक, तो जितने भी दूरदर्शन के जो चैनल्स हैं वो जो है प्रसार भारती ही क्या करती है, चलाती है। ठीक है, इनको होल्ड करता है प्रसार भारती। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, प्रसार भारती का हेड क्वार्टर। ठीक है, और इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। प्रसार भारती जो है 1997 में इसकी होती है स्थापना। ठीक है, और CEO हमारे हो जाते हैं शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है हमारा आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, ये हैं शशि शेखर वेम्पति जी, इनका फ़ोटो यहाँ पर लगाया हुआ है मैंने। ये हैं प्रसार भारती के CEO। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 2022 का विंटर ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? ठीक है, A भारत, B अमेरिका, C चीन और D जर्मनी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा चीन। जो वर्ष 2022 के जो विंटर ओलंपिक हैं वो आपके आयोजित होने वाले हैं चीन में। आपको बताना है चीन की जो है राजधानी क्या है, चीन की करेंसी क्या है, और वहाँ के जो है राष्ट्रपति कौन हैं। शी जिनपिंग। ठीक, और आपकी रेन मिनवी करेंसी हो जाती है, और बीजिंग। ठीक है, ये कैपिटल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया है 21 मई को भारतीय नौसेना के किस जहाज़ को सेवा मुक्त किया गया है? ठीक है, तो मैं बता दूं यहाँ पर आपको ये जो है जितने ये सभी जहाज़ों के नाम हैं भारतीय, और यहाँ पर आपको बताना जो डीकमीशन हुआ है यानी कि सेवा मुक्त जो हुआ है यहाँ पर जहाज़, वो उसका नाम क्या है? A INS विक्रांत, B INS विराट, C INS राजपूत, D INS सिंध। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाता है मेरे साथियों वो हो जाता है INS राजपूत। INS राजपूत को जो है अभी हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है। इसे कहाँ से किया गया है सेवा मुक्त? तो वो बता दूँ विशाखापट्टनम से किया गया है इसे सेवा मुक्त, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम से इसे सेवा मुक्त यानी कि डीकमीशन किया गया है, और ये काम हुआ है 21 मई को। 21 मई को भारतीय नौसेना ने क्या किया है, ये पहला विध्वंसक है यानी कि डिस्ट्रॉयर जिसे कहते हैं, ये भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक है INS राजपूत। ठीक है, INS राजपूत, और ये कितने सालों के बाद किया गया है? इसे 41 वर्ष। ठीक है, तो आप इसे ये समझ सकते हो कि ये कब जो है आया होगा नेवी में, सेना ने इसे लिया होगा तो 1979 के आसपास। ठीक है, और हाँ 80 या 90 के आसपास हो सकता है, 1980। ठीक है, इस तरीके से ये जो है सेना में उस समय 1980 में आया, और 41 वर्ष के बाद जो है इसे क्या कर दिया जाए, डीकमीशन। अच्छा, ये जितने भी जो जहाज़ों की तोड़फोड़ होती है, और ये डीकमीशन जो कहाँ मतलब ये डीकमीशन के बाद जहाँ इन्हें जो है तोड़ा फोड़ा जाता है, ठीक है, जितने भी जहाज़ होते हैं तो ये कहाँ होते हैं? ये अलंग गुजरात। ठीक है, अलंग गुजरात एक जगह है जहाँ जितने भी ये जो नेवी वगैरह के जहाज़ हैं इन्हें क्या, इनकी तोड़फोड़ होती है। ठीक है, इन्हें अलग कर दिया जाता है फिर, है ना, डीकमीशन के बाद इनके पार्ट। और इसी वजह से जो है अलंग गुजरात में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। इनकी कटिंग, इन्हें काटना, इनके पार्ट्स को अलग कर देना, जब इसे जो है एक कार्य मुक्त कर दिया जाता है, ये मतलब किसी काम के जब नहीं रहते तो जो है इन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है वहाँ, और इनके पार्ट जो हैं सब सेपरेट कर लिए जाते हैं, अलग कर लिए जाते हैं,
उस जगह का नाम है अलंग, गुजरात। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये देखिए INS राजपूत का यहाँ पर क्या है, पिक्चर है, और ये इंडियन नेवी में आया था। कब आया था? 1980 में आया ये। और कितने सालों के बाद इसे डिकमीशन किया गया है? तो 41 ईयर, आपको याद रखना है। ठीक है, डिकमीशन के बाद ये जितने भी जहाज़ हैं इनकी तोड़ फोड़ कहाँ होती है? तो होती है अलंग, गुजरात में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आता है यहाँ पर 22, प्रश्न संख्या 5 आता है। तो प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया है, सिमोर्ग के नाम से अपना सुपर कंप्यूटर किस देश ने लॉन्च किया है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। A फ्रांस, B ईरान, C चीन और D अमेरिका। तो मित्रों इसका जो है सही उत्तर हो जाता है वो है ईरान। तो ईरान देश ने क्या किया है, एक सुपर कंप्यूटर जो है लॉन्च किया है हाल ही में, जिसका नाम है सिमोर्ग। और ये 100 टाइम्स बेटर है सभी कंप्यूटर से। अन्य कंट्रीज़ के जितने भी कंप्यूटर है उनसे 100 टाइम बेटर है, फास्ट है। ठीक है, इसी जितने भी सुपर कंप्यूटर होते हैं उनका जो है वो अपनी गति, अपनी स्पीड के वजह से ही जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो है आपका ईरान है। और बता दूं मैं, ईरान की जो है राजधानी क्या है? वो है तेहरान, इसकी कैपिटल। और इसकी जो है करेंसी वो है तोमान। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? हसन रोहानी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट ईरान के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं बता दूं, प्रश्न संख्या है आपका यहाँ पर 6। और प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है कि बिजली गिरने से किस राज्य में 18 हाथियों की क्या हो गई है? मौत हो गई है। ठीक, 18 हाथियों की मौत हुई है बिजली गिरने के कारण। तो मणिपुर ए ऑप्शन, B आंध्र प्रदेश, C असम और D छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C। ठीक है, असम। असम राज्य में जो है पहाड़ों पर बिजली गिरने से वहाँ पर कुछ जो है हाथी थे, तो वहाँ पर बिजली गिरने के कारण जो है 18 हाथियों की जो है मौत हो गई है। और वो है मृत वहाँ पर पाए गए। इसी तरीके से जो हाथियों की बहुत सारी घटनाएं, एक केरल में थी जिसमें जो है पटाखे में कुछ शरारती तत्वों ने पटाखे, एक अनानास में जो है एक गर्भवती जो हथनी थी उसे दे दिया था। इस तरीके से हमारे जो इंडिया हो या कहीं बाहर भी बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी हो रही है एनिमल्स पर। तो हमें जो है नेचर को और एनिमल्स को जो है बचा के रखना है, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। अन्यथा देखिए आप कितनी तरीके की जो आपदाएं हैं वो डे बाई डे जो है आती जा रही हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाता है असम। और आपको बताना है कि असम के अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, जिन्होंने अभी शपथ ली है, जो अभी बने हैं। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उसमें केरल है, तमिलनाडु है आपका, जो अभी 5 राज्यों के हुए थे उसमें केरल, तमिलनाडु, ठीक है, वेस्ट बंगाल और आपका और 2 राज्य और कौन से थे जिसमें अभी चुनाव हुआ है हाल ही में? तो एक तो आपका था असम, ठीक है, और एक आपका राज्य हो जाता है यहाँ पर पांडुचेरी। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश। इन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। और आपको बताना यहाँ पर यह है कि असम के जो नए मुख्यमंत्री अभी बने हैं उनका नाम क्या है, क्योंकि मैं पीछे की वीडियो में कई बार ये बता चुका हूँ, कैपिटल और ये सब चीज़ें। तो आपको तीनों चीज़ें बतानी हैं जो मैं ज़्यादातर बताता हूँ। आपको कैपिटल भी बतानी है और यहाँ के CM भी बताने हैं और आपको बताने हैं गवर्नर भी। ये तीनों मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में। मैं देखता हूँ आप कितने अटेंटिव हैं। और इससे क्या होगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में इन मेरे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो आपको एक अच्छा सटीक रिवीजन होता है। क्विक आपका जो है जवाब एक आपके दिमाग में आता है और आप इन सब चीज़ों को भूलते नहीं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया है, मोमा मार्केट किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? अब ये मोमा मार्केट क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो ऑप्शन A मणिपुर, ऑप्शन B आंध्र प्रदेश, ऑप्शन C असम और ऑप्शन D छत्तीसगढ़।
तो मित्रों इसका जो है सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में जो है ये लॉन्च किया गया है मोमा मार्केट ऐप। ठीक है, मोमा मार्केट इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। देखिए ये है ये इसका स्लोगन मोमा मार्केट का कि मणिपुर और ऑर्गेनिक मिशंस एजेंसी मोमा। ठीक है, देखिए यहाँ ये दिया हुआ है जो है मणिपुर के जो सीएम हैं उन्होंने क्या लॉन्च किया है, मोमा मार्केट फॉर डिलीवरी वेजिटेबल्स एट होम। ठीक है, यानी कि सब्जियों की जो है डिलीवरी घर तक करने के लिए, होम डिलीवरी करने के लिए आप कह सकते हो इस मोमा जो है मार्केट ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी मणिपुर की कैपिटल की, तो मणिपुर की जो है कैपिटल क्या हो जाती है, इम्फाल हो जाती है। क्या हो जाती है, इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल हो जाती है इम्फाल आपकी। और अगर मैं यहाँ के सीएम की बात करूँ तो यहाँ के सीएम हो जाते हैं आपके एन वीरेंद्र सिंह हो जाते हैं आपके सीएम। और अगर मैं बात करूं गवर्नर की, तो गवर्नर आपके हो जाते हैं नजमा हेपतुल्ला। यहाँ की गवर्नर हैं मणिपुर की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका हो जाता है यहाँ पर 8। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया है कि इस दवा कंपनी ने कोविड-19 के लिए टेस्ट किट वीराजेन जो है लॉन्च की है। तो वीराजेन जो है टेस्ट किट लॉन्च हो चुकी है मार्केट में, जो क्या है जितनी भी आपकी जो कोविड टेस्ट होते हैं उसके लिए, यानी कि RT-PCR के लिए। ठीक है, एक एंटीजन टेस्ट होता है, एक RT-PCR होता है। तो RT-PCR जो है के लिए जो है एक टेस्ट किट आई है जो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है वो पूछा गया है। तो ए ऑप्शन में मैनकाइंड है, बी ऑप्शन में जो है सिप्ला, सी सन फार्मा और डी डॉक्टर रेडी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है मेरे साथियों सिप्ला कंपनी ने लॉन्च कर दी है हाल ही में वीराजेन नाम की एक टेस्ट किट। ठीक है, जो करी है 20 मई को इन्होंने लॉन्च कर दी। और दवा कंपनी ने जो है सिप्ला दवा कंपनी ने कोविड-19 के लिए RT-PCR, ठीक है, ये कौन सा टेस्ट करेगी, RT-PCR। ठीक है, RT-PCR जो है टेस्ट, और ये जो है रैपिड टेस्ट किट है। क्या है ये, रैपिड टेस्ट किट है, रैपिड टेस्ट किट। ठीक है, तो ये रैपिड टेस्ट किट है और 200-250 रुपये के समथिंग इसकी जो है इन्होंने प्राइज़ मनी रखी हुई है। बाकी एक बार आप चेक कर लीजिए, मुझे जहाँ तक ध्यान है इसका जो मूल्य है ऑनलाइन और ऑफलाइन विद इंक्लूड GST वो 250 रुपये रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए, ये है यहाँ पर इसकी पिक्चर सिप्ला की वीराजेन। ठीक है, लॉन्च न्यू कोविड-19 RT-PCR टेस्ट किट वीराजेन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ 22 मई की, तो 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। विश्व संग्रहालय दिवस, विश्व परिवार दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो आपको बताना है कि जो है 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपका 22 मई को। देखिए एक ट्रिक आज मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस हैं वो आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, यदि मैं सारे ऑप्शंस की बात करूँ तो मैं अगर अभी मैंने जल्द में ही आपको बताया था विश्व संग्रहालय दिवस, तो ये मनाया जाता है 18 मई को। ठीक, अगर मैं बात करूं विश्व परिवार दिवस, तो विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। मैं बात करूं राष्ट्रमंडल दिवस, ठीक है, तो राष्ट्रमंडल दिवस की अगर मैं बात करता हूं तो राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रमंडल दिवस आपका मनाया जाता है 24 मई को।
और ये 22 मई को। ठीक, तो ये चारों की देखो, ये मैंने और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं चारों, इनकी मैंने आपको बता दी डेट, कब कब मनाए जाते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप ये कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए, पहले हम इसके बारे में ही जान लेते हैं, इसकी थीम वगैरह के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी डे 2021 इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड अंडर द स्लोगन वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर नेचर। ठीक है, ये 2021 की थीम है किसकी? बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, तो वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, हम ही हैं हिस्सा। किसके हिस्से हैं हम? सॉल्यूशन के, नेचर के। हमें क्या करना है? हम देखिए, नेचर को कौन बर्बाद कर रहा है? सबसे ज़्यादा मानव ही तो कर रहा है। ठीक है, जगह जगह प्लॉट बना लेना, खेती बिल्कुल ख़त्म कर देना, जो फार्मिंग है ना, और पशु पक्षियों को मारना, उन्हें मार के खा जाना, है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ें सबसे ज़्यादा कर रहा है वो इंसान कर रहा है। तो वी आर द पार्ट, इसीलिए ये जो है थीम रखी गई है कि वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। हम ही इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और हम ही इसे जो है नष्ट कर रहे हैं। तो हमें ही जो है इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से कितनी ऑक्सीजन की जो है दिक्कत हो रही है। तो पेड़ पौधे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तभी वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा था आपके लिए ट्रिक। तो ट्रिक देखिए क्या है कि 22 और 22। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ मार्च, यहाँ लिखता हूँ अप्रैल, और ये मई। ठीक है, तो इसके आगे मैंने लिख दिया जल, पृथ्वी और जैव। ठीक, अगर मैं बात करूं 22 मार्च की, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, मार्च अप्रैल मई बिल्कुल सीक्वेंस है, 22 22 22, मार्च अप्रैल मई। ठीक है, जल पृथ्वी जैव, इस तरीके से आप याद रख लो। आपको कुछ नहीं याद करना है, केवल जल पृथ्वी जैव आपको याद रखना है। ठीक है, तो 22 मार्च को आपको मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ठीक है, अगर मैं बात करूं 22 अप्रैल की, ठीक है, तो 22 अप्रैल का हो जाता है पृथ्वी दिवस। ठीक है, और पृथ्वी को क्या कहते हैं? माता कहते हैं। क्या कहते हैं पृथ्वी को? माता। तो यहाँ पर एक आपका हो जाता है मातृ दिवस। ठीक है, तो मातृ दिवस और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। चलिए, और देखिए अब क्या है, 22 मई। 22 मई को आपका क्या हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो शायद आई होप डैट कि आप नहीं भूलेंगे इसे। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है, ये किस आंदोलन से संबंधित थे? ठीक है, किस आंदोलन से संबंधित थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी साइलेंट घाटी आंदोलन, ऑप्शन सी चिपको अपिक्को आंदोलन, और ऑप्शन डी बिश्नोई आंदोलन। ठीक है, तो देखिए, ये जो मैंने ऑप्शन लिए हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनके बारे में जानकारी मैं ज़्यादा से ज़्यादा देने के जो है प्रयास करूँगा आपको। और देखिए, ये जितने भी आंदोलन मैंने लिए हैं ये कहीं ना कहीं जो है नेचर से ही जो है जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर मित्रों हो जाता है वो है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में क्या था कि पेड़ों को बचाने के लिए लोग, ठीक है, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, तो इसे बचाने के लिए कि ये काटा ना जाए, तो इसके जो है इसके पास में जो है लोग इसे पकड़ के खड़े हो जाते थे। ठीक है, कि इसे कटने नहीं देंगे। ठीक है, इसे पकड़ के खड़े हो जाते थे और जो लोग काटने आते थे वो उन्हें फिर पीछे हटना पड़ता था। ठीक है, कि अगर पहले हमें मतलब काटना पड़ेगा आपको इन्हें, पेड़ पौधों को काटने से पहले। ठीक है, तो इस तरीके से ये चिपको आंदोलन मतलब पेड़ों से चिपक के खड़े हो जाना चिपको आंदोलन था। ठीक है, तो इसके जो प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और उत्तराखंड में ये शुरू हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड के। और इसके बाद जो है अपिको आंदोलन, ये जो है अपिको आंदोलन क्या है? अपिको आंदोलन जो है दक्षिण भारत का है, पेड़ बचाओ आंदोलन। और बिश्नोई आंदोलन ये आपका
राजस्थान का, और साइलेंट घाटी जो है ये आपका केरल का। मतलब ये सभी के सभी जितने भी नाम हैं यहाँ पर, ये क्या हैं, पेड़ बचाओ प्रकृति बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने है फ़ोटो एक महान शख्सियत की, जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने पेड़ों को बचाने का काम किया है। और इस समय पेड़ों को बचाना ही देखो अपनी ज़िंदगी बचाने के समान है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहा है इंसान। तो वही है कि अगर आप बचा लेते हैं पेड़ों को तो आपकी लाइफ बच जाएगी। गार्ड ऑफ हिमालयाज, ये आर्टिकल है यहाँ पर, जेंटल वॉरियर सुंदरलाल बहुगुणा डाइज ऑन कोविड-19 एट 1994। ठीक है, कोविड-19 से जो है इनकी जो है मृत्यु हो गई, और इनकी एज रही इस समय 94 ईयर। ठीक है, तो 94 ईयर में जो है इनका देहावसान हुआ। बहुगुणा वॉज द एडमिटेड टू एम्स, ठीक है, ऋषिकेश एम्स में जो है भर्ती थे। ऑन 8 मई आफ्टर ही टेस्टेड पॉजिटिव, 8 मई को ये पॉजिटिव कोरोना निकले। द एनवायरमेंटलिस्ट वॉज बेस्ट नोन एज द लीडर ऑफ चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के प्रेरणा के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो मित्रों ये थे आज की वीडियो के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें कौन सा जो है प्रश्न आपको अत्यंत प्रभावित जिसने किया हो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिस भी प्रश्न से जो है और अधिक आप जानकारी अगर लेना चाहते हैं मेरे ज़रिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस प्रश्न के बारे में हमें और भी फैक्ट जानने हैं, तो मैं उसको जो है पूरा प्रयास करूँगा कि आपको बताया जाए। और ये जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये मंथली और वीकली टेस्ट वगैरह भी जो है आपके एक मैराथन सेशन लगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों ये थे कुछ प्रश्न आज की वीडियो में, और किस तरीके का ये वीडियो आपको लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और यदि आप चैनल पर हैं नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।